हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित कुमार एंड वेलकम टू डाउट क्लियर। आज हम लोग हिस्ट्री का 13th लेक्चर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग केवल और एक लेक्चर करेंगे। इसके बाद हम लोग का पूरा फर्स्ट चैप्टर पूरे बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने लाइन बाय लाइन सभी को समझाया है, एक एक डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को समझाया है। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप मेरे वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते। आज हम लोग विजुअलाइजिंग द नेशन पढ़ने वाले। विजुअलाइज मतलब किसी भी चीज का कल्पना करना, ठीक है। मतलब एक देश का कल्पना। ये पूरा का पूरा चैप्टर नेशनलिज्म के ऊपर है, मतलब राष्ट्रीय के ऊपर है, राष्ट्रीयवाद। तो यहाँ पर देश का कल्पना करना तो जरूर कल्पना किया गया होगा। While it was easy enough to represent a ruler through a portrait or an statue, how does one go about giving a face to a nation? एक राजा महाराजा को हम उसके स्टैचू या उसका चित्र से उसको दर्शा सकते हैं, लेकिन एक देश को हम कैसे दर्शा सकते हैं? आर्टिस्ट इन द 18th century and the 19th century found a way out by personifying the nation. Personifying मतलब किसी भी एक चीज को किसी पर्सन से जोड़ देना। इसको हम लोग हिंदी में मानवीयकरण अलंकार के नाम से भी जानते हैं। मतलब कुछ भी चीज हो उसको हम इंसान से जोड़ दे रहे हैं, उसको बोला जाता है पर्सनिफाइंग। यहाँ पर एक पूरे देश को केवल एक इंसान से जोड़ दिया जाएगा, उसी को बोला जाता है पर्सनिफाइंग। मतलब हम पूरे देश का ड्राइंग बनाने के बजाय केवल एक इंसान का ड्राइंग बनाएंगे और उस इंसान का नाम रख देंगे कि हाँ ये मेरा देश को दर्शाने का तरीका है। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज if it were a person। मतलब वो लोग कंट्री को इस तरह से दर्शाते जैसे कि वो एक इंसान है। इसको बड़े ढंग से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस वक्त एक लड़की अपने हाथ में टोपी को पकड़े हुई थी। वो लड़की पूरा फ्रांस को दर्शाती थी और उसका लाल टोपी दर्शाता था कि उसे आजादी चाहिए, लिबर्टी चाहिए। नेशंस were then portrayed as a female figure। हाँ, ज्यादातर नेशन को फीमेल फिगर से दर्शाया जाता है। हम लोग भी भारत माता बोलते हैं। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन अ रियल लाइफ। ये जो देश का जो रूप बनाया जा रहा था, एक इंसान को बनाया जा रहा था, ये हकीकत में कोई लड़की नहीं थी, ये केवल कल्पना किया जा रहा था। Rather, it was sought to give the abstract idea of the nation to concentrate form। एक देश को दर्शाने के लिए अगर हम एक मूर्ति लेते हैं और मूर्ति को बोलते हैं हाँ ये हम मेरा देश को दर्शाने का तरीका है, तो मूर्ति देख करके हमको हर बार याद आएगा कि ये पूरा का पूरा फ्रांस है या पूरा का पूरा इंडिया है। ऐसे इसको दर्शाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए वो लोग केवल एक फिगर बनाते तो थे, लेकिन वो केवल काल्पनिक था, ओरिजिनल में नहीं था। वो केवल एक आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देने के लिए करते थे ताकि लोग इस पे नेशन के फीलिंग पे कंसंट्रेट कर पाए। दैट इज अ फीमेल फिगर बिकेम एन एलोगोरी ऑफ द नेशन। एलोगोरी के हिंदी में रूपक कहते हैं। जब कभी हम किसी चीज को जैसे लालच, ईर्ष्या, आजादी जैसे फीलिंग्स को किसी मूर्ति से या किसी स्टैचू से रिलेट करके देखते हैं, उसको बोला जाता है एलिगोरी, ठीक है। इसका यहाँ एलिगोरी का मीनिंग भी दिया हुआ है। When an abstract idea, for instance greed, envy, freedom and liberty is expressed through a person or a thing, an allegory story has two meanings, one literal and one symbolic। एलोगरी का मतलब वही होता है कि किसी भी तरह के भावना को जब हम किसी पर्सन या किसी चीज से दर्शाते हैं उसी को एलोगरी कहा जाता है। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic। फ्रांस एक फीमेल फिगर का इस्तेमाल करता था और उसमें से वो लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को दर्शाने का कोशिश भी करता था। लिबर्टी का दर्शाने का तरीका था हाथ में टोपी। इससे समझ में आता था उन लोगों को लिबर्टी यानी आजादी पाना। दिस आइडियल्स
were represented through the specific object or symbol. इस तरह के आइडिया को या तो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिंबल से दर्शाया जाता है. As you would remember, the attributes of the liberty are the red cap or a broken chain. लिबर्टी को दर्शाने का तरीका होता था या तो रेड कैप या तो ब्रोकन चेन, मतलब टूटा हुआ हथकड़ी. ये आजादी को दर्शाने का तरीका. While the justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. जब कभी हम लोग कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में एक लड़की होती है, उसके आंख में पट्टी बंधा हुआ रहता है और हाथ में तराजू होता है. वो जस्टिस यानी न्याय को दर्शाता है. आंख में पट्टी इसलिए होता है क्योंकि वो किसी एक इंसान की ओर ध्यान नहीं देता. सिमिलर फीमेल allegories were invented by the artists in the 19th century to represent the nation. इसी तरह के फीमेल allegories का इस्तेमाल 19th सेंचुरी में भी करते थे आर्टिस्टियंस, नेशन को दर्शाने के लिए. In the France, she was Christian Mariana. फ्रांस में उस मूर्ति का, उस स्टैचू का एक स्पेशल नाम दे दिया गया, क्रिश्चियन मैरियाना. पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, ये एक बहुत पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, which underlined the idea of the people's nation. ये एक नेशन को दर्शाता था, आइडिया ऑफ नेशन को ये दर्शाता था. Her characteristics were drawn from those of the liberty and the republic. Red cap, tricolor, पॉकेट. ये जो मूर्ति था, इस मूर्ति के पास बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स भी था. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था? जैसे इसके पास एक रेड कैप था, एक ट्राई कलर था मतलब एक तिरंगा था, एक पॉकेट. ये सभी के सभी आजादी का प्रतीक है. मतलब वो इस स्टैचू से केवल एक देश नहीं, एक आजाद देश के बारे में बताना चाहते. स्टैचूज ऑफ मैरियाना वेर erected in the public squares to remain a public of the national symbol of unity and pursued them to identify with it. इस तरह का जो स्टैचू रहता था, इसको जो है चौराहा के सामने लगाया जाता था या बाजार के सामने लगाया जाता था, ताकि लोग पब्लिक स्क्वायर, जैसे कोई पार्क हो गया, कोई बाजार हो गया, या किसी तरह का कोई चौराहा हो गया, वहां पर इसको लगाया जाता था ताकि लोग आए और इसे देखें, और इसे देखते ही लोगों को एक फीलिंग आए कि वो एक देश में रह रहे हैं. मतलब ये यूनिटी का फीलिंग देने का कोशिश कर रहे थे और लोगों को नेशन के आइडिया से आइडेंटिफाई करवाने का कोशिश कर रहे हैं. मैरियाना इमेज वेर मार्क्ड ऑन कॉइन एंड स्टैम्प्स. ये जो इमेज था स्टैचू का, इसको कॉइन्स पर भी बनाया जाता था और स्टैम्प्स पर भी बनाया जाता था ताकि लोग उसको अच्छा ढंग से पहचान सकें. सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एलेगोरी ऑफ द जर्मन नेशन. जिस तरह फ्रांस नेशन का एलेगोरी बन गया था मैरियाना, क्रिश्चियन मैरियाना, उसी तरह जर्मनी का जर्मेनिया बन. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वेयर्स अ क्रॉन ऑफ ओक लीव्स. ओक लीव्स एक तरह का ट्री का लीफ होता है. यहाँ पर इसके पास देखिए किसी तरह का एक ओक लीफ का ट्री पहने, ओक लीफ का क्राउन पहने हुए है. एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. जर्मन ओक ट्री हीरोइज्म यानी बहादुरी का प्रतीक होता है. यानी जर्मनी के जो लोग हैं वो सभी के सभी बहादुर. इसका मतलब है कि वो बहादुरी को दर्शा रहे हैं. इसके बाद ये टॉपिक खत्म होता है. इसमें से हम लोग किस इमेज को बढ़िया से देख लेते हैं. ब्रोकन चैन्स मतलब बीइंग फ्रीड यानी आजाद. ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ. कवच, ब्रेस्ट प्लेट यानी कवच, जिस कवच में ईगल का, हाँ ये जो है ये कवच जर्मन एम्पायर के स्ट्रेंथ, एकता को दर्शाता है. क्राउन ऑफ ओक लीव्स ये तो हीरोइज्म यानी बहादुरी को दर्शाता है. स्वार्ड यानी रेडीनेस टू फाइट यानी कि वो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं. ऑलिव ब्रांच अराउंड स्वार्ड विलिंग टू मेक पीस. ये तलवार है और तलवार के पास ये जो पत्ता है ये ऑलिव
को पता है इसका मतलब है कि वो लोग शांति चाहते हैं। ब्लैक रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर, ये तो तिरंगा है, जर्मनी स्टेट का फ्लैग है। रेज ऑफ राइजिंग सन बीइंग ए न्यू एरा, यानी एक नई सदी का शुरुआत होना। ये हम लोगों का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, इसलिए इसे जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कम से कम अपने एक दोस्त के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।